हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो आइए साथियों, अब प्राधिकारी के अधिकारों के बारे में समझ लेते हैं। कुछ क्या क्या शक्तियां उसको सरकार द्वारा दी गई हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसको कुर्की करने का भी अधिकार है। जैसे ही हमने शिकायत की कि भाई ये जो है गलत तरीके से काम कर रहा है, हम हमसे पैसा लिया ऐसा ऐसा वादा करके, आज मैच्योरिटी का समय आया है तो ये देने में आनाकानी कर रहा है, तो ये तुरंत जाएगा, जांच करेगा, पूछताछ करेगा। हालांकि करता नहीं है, ये लिखा हुआ है मात्र। तो लिखे हुए के अनुसार जाएगा, पूछताछ करेगा, जो भी इसकी संपत्ति है इसको जब्त करेगा, कुर्की करके आपका पैसा आपको देगा। ये अधिकार इसके पास है। लेकिन ये अधिकार कब? जब 2019 के बाद कंपनी बंद होगी, शाखा आज बंद हुई, कल आप जाएंगे अधिकारी को बताएंगे, तब तो वो शाखा में जा करके सब कुछ जब्त करेगा। अब 2014 की संपत्ति जब्त कहां से करेगा? ये सोचने वाली बात है। ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं आपको। कानून है, अच्छा है, सबके हित के लिए आया है, लेकिन 2019 के पहले जिन जिन के साथ ये सब घटनाएं हुई हैं उनके संबंध में नहीं है ये। उसके बाद ही ये काम हो सकता है। तो चलिए साथियों, अब देख लेते हैं इसमें चौथे पॉइंट में क्या दिया हुआ है। जो उपरोक्त उपधारा 3 में बातें लिखी गई हैं, यानी कुर्की कर सकता है, ये अधिकार है, वो अधिकार है, तो ये अधिकार उसको किसके अंतर्गत मिल रहा है? जैसे कि एक सिविल कोर्ट के न्यायाधीश को दिया जाता है ना अधिकार, वैसा ही अधिकार इसको दिया गया है, और उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वो ये सब कुछ काम कर सकता है। इसके अलावा और भी क्या क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, यानी पूछताछ कर सकता है, जांच कर सकता है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन जा करके वहां छापा मार सकता है, फिर किसी भी व्यक्ति या किसी भी ऑफिसर की ये जो है उपस्थिति दर्ज कर सकता है, और उससे शपथ पत्र भी मांग सकता है। किसी भी चीज को लेकर के जांच पड़ताल कर सकता है, शपथ पत्र वगैरह की मांग कर सकता है। इसके अलावा बोल सकता है कि रिकॉर्ड दो, रिकॉर्ड मांगने का इसके पास अधिकार है। कोई भी साक्ष्य एफिडेविट के तौर पर, मतलब एफिडेविट सहित जो आप साक्ष्य दे सकते हैं, उसको लेने का इसके पास अधिकार है। कमीशन बनाने का अधिकार है, जो कि लोगों के बयान वगैरह लेगी या दस्तावेज देखेगी। यानी ये अधिकारी कमीशन भी बना सकता है पूरी किसी मामले की जांच के लिए, या अन्य जो भी इसको समय समय पर बताया जाएगा, जो भी और भी चीजें इसको अधिकार दिए जाएंगे वो सब ये करेगा। ये एक बार हिंदी में देख लेते हैं साथियों। तो इसके अंतर्गत आ रहा है, सक्षम प्राधिकारी उपधारा 3 के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल न्यायालय में निहित शक्तियों के संबंध में जांच या पूछताछ करते समय समान शक्तियां प्राप्त करेगा। निम्नलिखित मामले अर्थात खोज और निरीक्षण, रिपोर्टिंग इकाई के किसी भी अधिकारी सहित किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उसकी जांच करना, अभिलेखों के उत्पादन के लिए मजबूर करना, हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना, गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना, कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है, ये सब चीजें वो करेगा। आगे देख लेते हैं साथियों, पांचवा नंबर। साथ ही इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास सम्मन भेजने का भी अधिकार है। कि भाई आपको लग रहा है, जैसे आप अगर मान लीजिए ये 2019 के बाद ये PACL का मामला हुआ था, आप वहां पे शिकायत करते कि भाई तेजिंदर पाल चन्नी के नाम पर PACL ने संपत्ति खरीदी है, तो ये, और तेजिंदर पाल चन्नी खुलेआम घूम रहा है, अब इसके नाम पर संपत्ति है और इसका पैसा PACL ने दिया है, तो क्या गारंटी है कि जिस घर में ये रह रहा है वो घर इसका खुद का है? हो सकता है इसके लिए भी पैसा PACL ने दिया हो तो सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एप्लीकेशन देंगे इस अथॉरिटी को, अगर मान लीजिए ये 2019 के बाद हुआ होता, तो पहले का नहीं बाद का, तो ऐसी स्थिति में ये जो है तेजिंदर पाल चन्नी को सम्मन भेजता और इसके पास अधिकार रहता उससे मांगे कि तुम साक्ष्य दो कि इसकी पेमेंट तुमने घर की कब की, कहां से की, कितनी की, अर्जित कहां से किया पैसा, जिस गाड़ी में तुम घूम रहे हो ये तुमने कहां से कमाया पैसा, PACL से तुमने इतना लाखों रुपए कैसे कमा लिया। तो ये सारे प्रश्न पूछने का अधिकार था या होता। हिंदी में देख लेते हैं। सक्षम प्राधिकारी के पास किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी जिसकी उपस्थिति वह आवश्यक समझता है, चाहे वह साक्ष्य दे या इस धारा के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के दौरान कोई रिकॉर्ड पेश करे, तो इसके पास अधिकार है वो चीजें मंगाने का। छठवें नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है,
जिसको भी ये सम्मन भेजेगा, जैसे तेजिंदर पाल चन्नी को अगर भेजता है सम्मन, तो तेजिंदर पाल चन्नी ड्यूटी बाउंड है, यानी कर्तव्यबद्ध है, उसको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, स्वयं आए या अपना कोई एजेंट भेजे, अपना कोई अधिवक्ता भेजे। लेकिन अधिवक्ता ऐसे नहीं भेज सकता जब तक ये ऑफिसर उसको परमिशन नहीं देता। अगर ऑफिसर ने बोला है कि तुमको आना पड़ेगा तो तुमको ही आना पड़ेगा। अगर ऑफिसर ने बोला है कि तुम आओ स्वयं या किसी को भी भेजो जो तुम्हारी तरफ से यहाँ जवाब दे सके, तो ऐसी स्थिति में उसको भी भेज सकते हैं। और उससे जो भी पूछताछ के दौरान प्रश्न पूछे जाएंगे उसका सही सही उसको उत्तर देना पड़ेगा। मान लीजिए तेजिंदर पाल चन्नी जाता है तो उसको उत्तर देना पड़ेगा, और उसके जो भी बयान होंगे उसको जांचा जाएगा, उसका उसका अध्ययन किया जाएगा अच्छे से, और जो भी उसको दस्तावेज बोले जाएंगे सौंपने देने के लिए वहां पे, तो उसको देने पड़ेंगे। ये हिंदी में देख लेते हैं। इस प्रकार सम्मन किए गए सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंटों के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे, जैसा कि अधिकारी निर्देश कर सकते हैं, और किसी भी विषय पर सच्चाई बताने के लिए बाध्य होंगे जिसके बारे में उनकी जांच की जाती है, या बयान देते हैं और ऐसे दस्तावेज पेश करते हैं जैसा आवश्यक हो सकेगा। तो इन सब चीजों के लिए ये कर्तव्यबद्ध रहेंगे। इसके अलावा जो भी ऊपर प्रोसीडिंग बताई गई है, ये कुर्की वगैरह करने की, बुलाने की, ये सब चीजों की, वो सब कुछ आईपीसी भारतीय दंड संहिता के धारा 193 और 228 के अंतर्गत जो भी प्रोसीडिंग बताई गई है उसके अंतर्गत ये जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएंगी। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब जो न्यायालय द्वारा की जाती हैं वो। ये उपधाराओं 4 और 5 के तहत प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में एक न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। इसके आगे देखते हैं साथियों। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा इसके संबंध में जो भी रूल्स लाए जाएंगे भविष्य में या गए हैं अभी तक, उसके संबंध में इस ऑफिसर को जो ये उपधारा 2 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है उसके पास अधिकार रहेगा कि अब वो जो है जो उसके सामने दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उसको वो अपनी कस्टडी में ले सकता है, उसके अध्ययन के लिए, उसकी और गहरी कि क्या क्या उसके अंतर्गत क्या क्या कमी है इसको जानने के लिए, जो उसको विचार करने के लिए कागजों को अपने पास कस्टडी में लेने का अधिकार है, चाहे जितने भी समय के लिए चाहे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, तो वो ले सकता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन उपधारा 2 में निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी ऐसी अवधि के लिए अपनी हिरासत में रख सकता है और बनाए रख सकता है जैसा कि वह उचित समझे, किसी भी मामले में उसके सामने पेश किए गए रिकॉर्ड इस अधिनियम के तहत कार्यवाही, यानी इन दस्तावेजों को वो अपनी कस्टडी में रख सकता है। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज भाषा जो होती है थोड़ी कठिन होती है, आम व्यक्तियों को नहीं समझ में आती है। हालांकि ये पूरी पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष के रूप में एक छोटा सा वीडियो बना के इसका जो सार निकलता है वो भी आपको बता दिया जाएगा, अगर थोड़ा बहुत कहीं कहीं आपको ना समझ में आया हो तो। लेकिन वो अपनी कस्टडी में उन दस्तावेजों को नहीं रख सकेगा कब, जब वो उसको अपनी कस्टडी में रखने की कोई वजह नहीं बता रहा है, यानी उसको लिखित में वजह डालनी पड़ेगी कि मैं ये दस्तावेज अपनी कस्टडी में क्यों दे रहा हूं। तो अगर उसके पास कोई युक्ति युक्त वजह नहीं है तो वो अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता है। और दूसरी चीज, 3 महीने से ज्यादा वो अपनी कस्टडी में कोई भी चीज नहीं रख सकता है। ऊपर ये चीज नहीं बताई गई तो इसलिए मैंने शायद मुंह से बोल दिया था कि 1 महीना, 2 महीने या 6 महीना, लेकिन नीचे ये चीज क्लियर हो गई कि 3 महीने से ज्यादा वो दस्तावेज अपने पास नहीं रख सकता है। अगर 3 महीने से ज्यादा इसको रखने हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी इसको। ये हिंदी में लिखा है, बशर्ते कि उपधारा 2 में निर्दिष्ट अधिकारी या अधिकारी ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज किए बिना किसी भी रिकॉर्ड को जब्त करना या सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए ऐसे किसी भी रिकॉर्ड को अपनी हिरासत में रखता है, ऐसी इसमें निर्देश नहीं कर सकता। अब 8वीं धारा में क्या दिया गया है, जो सरकार है वो जिस जिले की वो बात कर रही है, चाहे अगर वो दिल्ली की सरकार है तो दिल्ली हाई कोर्ट से, वो पंजाब की सरकार है तो पंजाब हाई कोर्ट से, वो यूपी की सरकार है तो यूपी हाई कोर्ट के जज से, चीफ जस्टिस से परमिशन लेकर एक नोटिफिकेशन जारी करके
एक या एक से अधिक कोर्ट बना सकती है कि भाई अधिकारी के पास आप लेके जा रहे हैं, अब उसने जांच पड़ताल की तो जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं तो सौंपेगा ना। तो उसके लोकल अधिकार में एक कोर्ट बनाई जाएगी छोटी सी, वहां वो जाकर के सौंपेगा। इसको बोलेंगे डेजिग्नेटेड कोर्ट। उस एरिया को, उसकी एरिया की होगी या दो तीन एरिया को मिला करके एक बनेगी। जो भी केस के हिसाब से होगा कि किस एरिया में कितने केस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो छोटी छोटी अदालत बनाई जाएंगी। जिसके जो जज बैठेगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज बैठता है या सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट वही कहलाती है, वहां जो जज बैठता है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज बैठता है, उससे नीचे उसकी वैल्यू नहीं होगी, यानी ये जज कहलाएगा पूरे तरीके से। उपयुक्त सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक न्यायालयों का गठन करेगी, जिन्हें ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों या ऐसे मामले या मामलों के लिए नामित न्यायालय के रूप में जाना जाता है, जो इस तरह के निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। यानी ऐसे न्यायालयों को बनाएगी छोटे छोटे नामित न्यायालय, यानी कि उसको सौंपा जाएगा कि तुमको इस क्षेत्र के ऐसे ऐसे मुकदमे लेने हैं, और दूसरी कोर्ट को बोला जाएगा तुमको इस क्षेत्र में इस श्रेणी के मुकदमे लेने हैं। तो ऐसा नामित न्यायालय बनाए जाएंगे। अधिसूचना जिसकी अध्यक्षता जिला और सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पद से नीचे के न्यायाधीश द्वारा नहीं की जाएगी, यानी कि उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाएगी, उतना ही उसको मान दिया जाएगा जो वहां के जज को दिया जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी मामले दर्ज किए जाएंगे, उसमें सिर्फ ये जो डेजिग्नेटेड कोर्ट ऊपर बनाई गई है, उसके अलावा किसी और कोर्ट में आप मामला लेके नहीं जाएंगे। इसी कोर्ट में आपको ये सब चीज़ें बतानी है। ये जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, नामित न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं होगा जिस पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। यानी जिस कंपनी में आप बट्स एक्ट ला रहे हैं, तो उस बट्स एक्ट का मामला सिर्फ इसी कोर्ट में जाएगा जो उसके अंतर्गत बनाई गई है, किसी भी अन्य कोर्ट में नहीं जाएगा। इसके आगे लिखा हुआ है, अब इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया है कि इसके अंतर्गत जब कोई मामला कोर्ट में आएगा, तो जिसके खिलाफ वो मामला आया है उसके ऊपर बट्स एक्ट के अंतर्गत धोखाधड़ी का मामला तो है ही, साथ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत भी कुछ उसके खिलाफ चार्ज लगे हुए हैं, तो उसको भी ये देख सकता है, इसके पास अधिकार है। ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अधिनियम के तहत एक अपराध की कोशिश करते समय नामित न्यायालय भी इस अधिनियम के तहत एक अपराध के अलावा एक अपराध की कोशिश कर सकता है जिसके साथ आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत आरोपित किया जा सकता है उसी मुकदमे के, यानी उसी मुकदमे में इसको भी शामिल कर सकता है कि इसके ऊपर सीआरपीसी के तहत ये भी मामले लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से साथियों हमने तीसरा नंबर अध्याय पूरा कर दिया। इस तीसरे नंबर अध्याय में न्यायालयों के बारे में बताया गया था। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन ऑफ डिपॉजिट टेकर के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपराध जमा लेने वालों के बारे में जानकारी। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।